क्या सबको इतना श्योर है कि आईवीएफ से सक्सेसफुल बेबी हो ही जाता है कंसीव? ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। मैं क्लियर कर दूं कि ग्लोबली जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है वो 40 to 50% है उन लोगों के लिए जो 35 से कम एज के हैं। बट इतनी क्लैरिटी होती है क्या? किसी ने आईवीएफ कराया होगा तो ऐसे बोल रहे थे नेगेटिव आ गया, इनको क्या, इनको तो पैसे लेने हैं, कुछ ढंग से करे ना करे, क्योंकि बोल तो देते हैं कि या तो होगा नहीं होगा, इनको आंसरबिलिटी तो है नहीं। तो मैं सच्ची बताऊं, एक केस में अगर जितना पेशेंट इन्वॉल्व होता है ना, गाइनी, नर्स, एम्ब्रोलॉजिस्ट सब इन्वॉल्व होते हैं। उनको लगा अरे शुगर कोटिंग है, इमोशन, हमें पता है इमोशनल ट्रॉमा। अगर मैं एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ, मेरे नेगेटिव केस आ रहे हैं, मुझे कोई क्यों मतलब जॉब देगा। एज ए जेनजी कुछ मस्ती वगैरह कॉलेज में करती हो या सिर्फ पढ़ाई करती हो? जेनजी में तो मस्ती। देख लो, जेनजी के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन। जेनजी आजकल बहुत नीडेड है हर जगह। जितना जेनजीज का दिमाग चलता है और बहुत स्मार्ट है अपनी एज के हिसाब से। आपके प्रोफेशन में भी लड़कियां लड़कियों के ही दुश्मन होती है? चाहे वो आपस में एक दूसरे को नापसंद करते हो, बट आपको लगता है लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए? आप सोसाइटी देखो ना, हर कोई एक दूसरे को खाने को दौड़ रहा है। अगर आप एक सीधी सादी लड़की बन के हो तो कोई भी आपको यूज कर, आज के ज़माने में तो कर ही जाएगा। कोई एक चीज बताओगे इसी तरह जो आपको लगता है कि आपसे इस लोगों को सीखना चाहिए? सबकी अपनी स्ट्रगल होती है, मैं किसी की भी स्ट्रगल से कंपेयर ही नहीं कर सकती। बट मैं ये कहना चाहूँगी, कभी गिव अप मत करो। घर बैठने से अच्छा है, गिव अप करने से, रोने से अच्छा है उसका सोल्यूशन निकालो और वे आउट निकालो। एज गर्ल आई एम टेलिंग यू, एक आईवीएफ लैब में यू कांट वेयर मेकअप, नो नेल पेंट्स, नो परफ्यूम्स। आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करना होता है, लाइट्स अलाउड नहीं होती, डिम लाइट्स, बिल्कुल अंधेरे में काम करना होता है। इशिता, वेलकम टू द PWS शो। थैंक यू। कैसे हो आप? बहुत अच्छे, आप बताइए। इशिता, मुझे ना कुछ शिकायत है। जब मैंने मूवी देखी थी आयुष्मान खुराना की, तो उसको बहुत ज़्यादा हैरेस किया गया था लड़कियों ने, मतलब लड़कियों के थ्रू। हम्म। सच में लड़कियां इतनी परेशान करती है क्या किसी को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके। और जब वो विकी डोनर आई थी मूवी, तो वो फर्स्ट ब्रेक थ्रू था आईवीएफ के लिए, मैं ये कहूँगी, क्योंकि पहले किसी को कुछ नहीं पता था। बट एक वो मूवी ने डोनर्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करा था, तो एकदम स्पर्म डोनर का बहुत हो गया। उसके बाद देखे तो गुड न्यूज़ आई, तो एकदम हाँ। वो मिसकंसेप्शन हो गया कि अरे ये तो मिक्सिंग हो जाती है। फिर अभी सरोगेसी पे एक मूवी आई कृति की, मिमी करके। तो बॉलीवुड तो बहुत इन्फ्लुएंस कर ही रहा है इन चीज़ों में। बट हाँ, कुछ पार्ट सच होते हैं, बट कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी बोला जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि तंग होता है। इनफर्टिलिटी एक रियल प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल भी ऐसे हो गया है, सब कुछ है, और लेट मैरिजेस में हम सब जा रहे हैं। हम्म। पहले देखे तो 20-25 में हम कर लेते थे शादी वगैरह, अब आप देखो तो 30s में ही लोग करते हैं। हम्म। और 30-35 के बाद इवेंचुअली इनफर्टिलिटी थोड़ी मतलब हो जाती है। तो आईवीएफ इट्स लाइक अ रियल सॉल्यूशन फॉर ऑल द कपल्स, तो ऐसे कुछ तंग करने वाली बात नहीं है। नहीं, होता है ना कई बार। मुझे क्या लगता है, सिर्फ लड़कियां होती है और एक लड़का होता तो उसको छोड़ा नहीं जाता है। और स्पेशली वो जूनियर हो तब। देखो, वो विक्की डोनर में ऑफ कोर्स ये दिखाया था कि ही वाज डोनेटिंग एंड बहुत सारे मतलब बेबीज़ वगैरह। बट अब नया रूल आया, तो अगर किसी भी लड़की या लड़का को अपना स्पर्म या एग डोनेट करना है, वो लाइफ टाइम में एक बार ही कर सकता है अब। उसके तो बाद उसकी एक और मूवी आई है, गायनेकोलॉजिस्ट शायद। हाँ हाँ, गायना से रिलेटेड है, उसमें डॉक्टर जी। उसको ज्यादा हैरेस किया गया। ये तो है। सी वो मतलब। तो है, क्योंकि एक लड़की भी गायनी के पास जाती है तो वो पहला प्रेफरेंस होता है कि एक लेडी डॉक्टर हुए। बट अगर अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा डॉक्टर है, तो कुछ लड़के में भी दिक्कत नहीं होती। वी हैव अप्रोच फॉर देम। बस थोड़ा फैमिली देखते हैं कि हाँ ओपन माइंडेड हो या नहीं हो, वरना ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस सबका ही लेडीज़ का होता है। बट ऐसा कुछ नहीं कि, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो मेल गायनाकोलॉजिस्ट हैं। तो क्या यही एक रीजन मेन था जो लगता है कि लेडी हर किसी के साथ ओपन नहीं हो पाती, हर लेयर के बारे में सबके बात अपने नहीं कर सकती? कंफर्ट लेवल होते हैं। हम्म। अगर आप डॉक्टर को डॉक्टर की तरह देखो तो नो प्रॉब्लम, बट सबके अपने कंफर्ट लेवल होता है कि हम कुछ चीज़ें नहीं शेयर कर सकते मेल डॉक्टर को, या फीमेल डॉक्टर से हम ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो सबके अपने कंफर्ट जोन की वजह से ही होता है। अब जैसे किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, दे यार सर्जरी करानी है जैसे, तो दे विल स्क्रॉल ना पहले कि कौन सा बेस्ट डॉक्टर है, हम उसी ट्रू। के पास जाए। तो वैसे ही सबके अपने कंफर्ट और सबकी अपनी साइकी होती है, तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते। आईवीएफ में सबसे आपको इंटरेस्टिंग क्या लगा, जो लगा कि नहीं इसके साथ मेरी जर्नी अच्छी है? सी मैं सच्ची बताऊँ तो जब आईवीएफ इतना ज़्यादा यहाँ पे पता भी नहीं था, मैं तब से ही सुनता हूँ, बिकॉज़ मेरी मॉम इस फील्ड से 20 साल से जुड़ी हुई है। ओके।
तो ऑलरेडी घर में कोई है। हाँ, they are not in the that embryologist or doctor, she is in the marketing and sales part, बट उनके मुंह से इतना सुन लिया आईवीएफ बचपन से ही, और वो बार बार वो जैसे पेशेंट को भी फ़ोन पे अगर समझा रही हो कि एग लेंगे स्पर्म लेंगे, तो तब से ही सुन सुन के ना इंटरेस्टिंग लग रही थी कि यार ये क्या चीज़ है। देन फिर स्कूल में भी एक बार साइंस में टॉपिक आया था, तब भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो तब से थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, बट हाँ ऐसी कोई वो नहीं था कि यही करना है, थोड़ी ग्रेजुअल रियलाइजेशन थी कि हाँ इस फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, हाँ। थोड़ा सा मुझे एजुकेशन के बारे में बताओ इशिता, आपकी लाइक आपने सोचा, मॉम को देखा कि हाँ ये ऐसे कर रहे, तो मुझे आपका भी इंटरेस्ट आ गया, तो पढ़ाई में आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया और किस किस सब्जेक्ट को चूज़ किया जो आपको फ्यूचर में लगा कि इसमें हेल्प होगी? सी, अगर हम आईवीएफ में देखें जो भी मेन जो रिक्वायर्ड पर्सन्स होते हैं, दे आर ऑफ कोर्स द गाइनी, द आईवीएफ स्पेशलिस्ट, देन देयर इज एम्ब्रोलॉजिस्ट जो लैब में सारा काम करते हैं, एंड दे आर काउंसलर्स हु डील विद द पेशेंट साइकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब आईवीएफ चल रहा होता है पेशेंट को बहुत इमोशनल ट्रॉमा भी होता है, तो एक काउंसलर की नीड होती है। देन दे आर नर्सेज। तो आई वॉज श्योर कि मुझे आईवीएफ फील्ड एक्सप्लोर करनी है। मैंने हमेशा से जब सुना ना ये स्पर्म एग मिक्स, तो मुझे थोड़ा लैब में ज़्यादा इंटरेस्ट था। Okay. तो अगर हम रूल की बात करें, अगर किसी को करना है तो यू मस्ट नीड एमएससी इन क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी डिग्री, तो वो मस्ट है, चाहे आपने एमबीबीएस करी है, आपने कुछ भी करा, आपको वो मास्टर्स करनी ही पड़ेगी। इट्स अ 2 year कोर्स। तो अब उसको मैंने बैचलर्स के थ्रू करा। मैंने ऑफ कोर्स आई वाज अ साइंस स्टूडेंट स्कूल से ही, तो फिर मैंने बैचलर्स करी लाइफ साइंसेस में, फिर मैंने अपना क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी आई एम परसुइंग मास्टर्स। अब मेरे टाइम पे तो मतलब लाइफ साइंसेस ये सब कोर्सेज थे। अब कुछ ईयर्स में बैचलर्स भी क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी में आ गई है। तो अब जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, दे आर प्रेफरिंग कि हम बैचलर्स भी क्लिनिकल एम्ब्रोलॉजी में करें, मास्टर्स भी उसी में करें। ओके। बट अगर आपको मास्टर्स करनी है तो आपका कोई भी आपके पास साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड डिग्री होनी चाहिए, चाहे अब वो जूलॉजी में हो। मैंने तो लाइफ साइंसेस में करी है एमबीबीएस, तो आपको एक साइंस की डिग्री चाहिए, तब आप मास्टर्स आप कर सकते हो और आप ये फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, मुझे एक चीज़ और साथ साथ बताई दो, एक डॉक्टर जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं एंड एक आईवीएफ डॉक्टर, हम्म क्या फ़र्क होता है दोनों में? आप पूछोगे एम्ब्रोलॉजिस्ट और यस, है हाँ, ना। एम्ब्रोलॉजी, सॉरी। सी, जब एक पेशेंट आता है तो उसकी काउंसलिंग होगी, इफ़ ही इज़ रेडी इमोशनली तो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो गायनेकोलॉजिस्ट का काम होता है कि पहले तो हमें, जैसे फीमेल आई तो उसके एग्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उससे पहले तो डायग्नोसिस होगा, मेल का अलग फीमेल, क्योंकि पहले रूल आउट तो करें कि किस वजह से इनफर्टिलिटी है, फीमेल से कोई इशू है या मेल के स्पर्म में इशू है, पहले वो डायग्नोस होता है। फिर हमें स्टिमुलेशन करना होता है, जिसमें हमें एग्स प्रिपेयर करने होते हैं, दैट गायनेकोलॉजिस्ट डू, वो स्टिमुलेशन करती हैं पेशेंट का। जब एग्स रेडी होते हैं उस दिन हमें एग रिट्रीव करना होता है। जब हमें पता है कि गुड नंबर ऑफ एग्स हमारे रेडी हो गए स्टिमुलेशन के बाद, तो लैब में पेशेंट आएगा, मतलब ओटी में, उसके गायनेकोलॉजिस्ट ऑपरेट करती है, मतलब इट्स अ 10 minutes प्रोसीजर, कुछ ऐसे कटिंग वगैरह नहीं होती। तो एग्स रिट्रीव होते हैं और वो ब्लड के फॉर्म में आते हैं। फिर लैब में एम्ब्रोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनको उस ब्लड से ढूंढ के एग्स निकाल के वॉश वगैरह करना है। तो गायनी का ये पार्ट हुआ। जो भी लैब में आप सुनते हो कि जो फर्टिलाइजेशन है, वो सब एम्ब्रोलॉजिस्ट का काम होता है। और जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, जैसे ही हमने फर्टिलाइजेशन करी, 5 दिन हमने उसको कल्चर करा, और जब एम्ब्रियो रेडी हो गया ब्लास्टोसिस, जब उसको ट्रांसफ़र करना होता है तो गायनेकोलॉजिस्ट उसको ट्रांसफ़र करते हैं, एम्ब्रोलॉजिस्ट हैंड ओवर द एम्ब्रियो टू द गायनेकोलॉजिस्ट। सो दोनों के अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। इट्स ऑलवेज लाइक 50-50, दोनों ही इंपॉर्टेंट है एक आईवीएफ के लिए। ओके, मुझे वो बताओ, जैसे लाइक कि आपने बोला ना कि एक कई आज तो लेट मैरिज स्टार्ट हो गया, एक परफेक्ट टाइम सबको पता है, क्या सबको इतना श्योर है कि आईवीएफ से सक्सेसफुल बेबी हो ही जाता है कंसीव? ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। मैं क्लियर कर दूं कि ग्लोबली जो आईवीएफ का सक्सेस रेट है वो 40-50% है, उन लोगों के लिए जो 35 से कम एज के हैं। एज के हिसाब से सक्सेस रेट अलग अलग होते हैं। और मतलब इसलिए कहा जाता है कि आप जल्दी शादी कर लो, बट अब आप आज का ज़माना देखो तो सबकी पढ़ाइयाँ इतनी लेट लेट ख़त्म हो रही है। आई एम 23, अभी भी आई एम परसुइंग माई करियर, तो ऑफकोर्स सबको होता है हम पहले करियर बनाए फिर शादी करें। और आजकल महंगाई इतनी हो गई है, तो एक लॉजिकल बात भी होती है। बट अगर हम बायोलॉजिकल क्लॉक की बात करें, ऑफकोर्स हम उसको तो एक्सीड कर ही रहे हैं।
हाँ, एक आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है, एक हेल्प है, बट कोई गारंटी नहीं होती इसमें। 40 to 50% सक्सेस रेट होता है, और केस हिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है। अब बिल्कुल ही ऐसा केस है कि दोनों में ही मतलब प्रॉब्लम है और सीवियर पीसीओडी है, सीवियर चीज़ें हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ट्रीटमेंट में। गारंटी नहीं होती, बट हाँ देखते हैं कि अगर आपने 1 साइकिल करी, 2 करी, 3 करी, तो उसके बाद रिजल्ट आ जाता है, तो उस हिसाब से गायनोकोलॉजिस्ट हम ट्रीटमेंट चेंज करते रहते हैं कि अच्छा इसका भी नेगेटिव है, इसमें क्या हमने करा इसको नेक्स्ट में। बट ऐसा गारंटी का कुछ भी नहीं है। ये पेशेंट को लगता है कि हमने करा है तो गारंटी ऐसा कुछ भी नहीं ओके। है। इनफैक्ट फर्स्ट डे ही उनको सब कुछ बता दिया जाता है कि आईवीएफ ये है, ये इसके चांसेस होते हैं, और इसमें हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं आपको। बट हाँ, डॉक्टर पहले ही बता देता है जब केस आए कि हाँ इसका थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो पेशेंट को पहले ही बता दिया जाता है कि हाँ आपके केस में थोड़ा लग सकता है टाइम, या जिसके केस थोड़ा इजी आउट लग रहा है कि हाँ आपके चांसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। बट गारंटी किसी को नहीं मतलब ऐसे ओके, देते हैं। मुझे थोड़ा सा और डिटेल में बताओ, लाइक आप लोग जब लैब में पंप वगैरह लेते हैं, हुँ। उसके बाद उसका प्रोसेस कैसे कैसे प्रोसेस होता है, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करोगे? देखो, पहले तो एक सीमेन एनालिसिस टेस्ट होता है कि हम्म। देखने के लिए स्पर्म है कैसा, ठीक जिसमें है। हम उसकी मोटालिटी, उसका स्ट्रक्चर वगैरह वो सब हम्म। देखते हैं। ठीक तो है। उसमें जैसे हमारे पास सैंपल पेशेंट ने दिया, तो वो विस्कस होता है, हम ऐसे ही उसको नहीं देख सकते, उसको आपको 15 to 20 मिनट्स वार्म करने लगना होता है ताकि वो थोड़ा लिक्विफाई हो जाए, पानी जैसा हो जाए, ताकि उसके बाद हम उसको स्लाइड में लगा के देखें। ठीक है। उसमें एम्ब्रोलॉजिस्ट सारा रूल आउट कर लेता है कि ये है, ये स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से रिपोर्ट बनती है। फिर हस्बैंड की स्पर्म की तब नीड होती है जिस दिन आप वाइफ के एग रिट्रीव हो रहे हैं। जिस दिन उसके एग रिट्रीव है उसी वक्त हमने स्पर्म लिया, तब उसकी स्पर्म की वॉशिंग होती है। सारे जो जैसे डेड स्पर्म्स हैं उन सबको हटा के पूरा वॉश करके जो अच्छे मोटाइल स्पर्म्स हैं वो लैब में जाते हैं, और उनको फिर साथ में फर्टिलाइजेशन करनी पड़ती है उसी दिन के लिए। अब जैसे किसी स्पर्म में प्रॉब्लम है, तो हम आईवीएफ नहीं करते उसके लिए। उसके लिए एक अलग स्टेप होता है, इक्सी। इक्सी में क्या है कि जैसे सपोजिटली काउंट कम है स्पर्म हम्म। का, तो हम फर्टिलाइजेशन के लिए डालेंगे तो चांसेस कम होंगे, मतलब मतलब एग और उसको मिक्स करने हम्म। के लिए, क्योंकि हमने डिश में लिया, हम छोड़ देते हैं। ठीक है। इक्सी में क्या है कि एम्ब्रोलॉजिस्ट एक माइक्रोस्कोप होता है, एक माइक्रो मैनिपुलेटर कहते हैं उसे, तो उसके वो बैठते हैं, और जो उनको माइक्रोस्कोप में अच्छे स्पर्म्स दिख रहे हैं उसको खुद से उठा के निडल से एग में खुद से इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि उसमें जो हमारा सब कुछ, क्योंकि स्पर्म में प्रॉब्लम है तो हमने अच्छे वाले ही लिए और डायरेक्टली हमने एग में उसको मतलब डाल दिया, तो उसमें मतलब फटन उसमें भी फिल्टर हो जाता है? मतलब वो हमें खुद करना पड़ता है, हमें माइक्रोस्कोप में देखना, उसका जो मैग्नीफिकेशन होता है उसका बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, तो हम पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से देख सकते हैं। तो उसमें से हम देखते हैं कौन सा सबसे बेस्ट है, उसको फिर हम पिक करते हैं निडल से, फिर उसको एग में डायरेक्टली डालते हैं। मतलब जो चीज़ दिख नहीं रहा उसमें भी आप बेस्ट देख लेते हो? हाँ, वाओ! ये प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, कितने दिन लगते हैं? सेम डे ही होता है जिस दिन एग रिट्रीव हुआ फीमेल ये का, जितनी डिटेल आपने बताई सब सेम डे हो जाता है? सेम डे ही करना पड़ता है। देखो, पहले तो इसकी भी डायग्नोसिस, लाइफ वगैरह होती है क्या कुछ, जैसे नहीं वो लाइक? मैं बताती हूँ। जैसे डायग्नोस का तो अलग हो गया, सीमेन एनालिसिस हुआ, फिर स्टिमुलेशन, फिर जब लैब में आया, जिस दिन हम्म। आपका एग निकला, स्पर्म निकले, आपको सेम डे सब कुछ करना है फर्टिलाइजेशन तक। फर्टिलाइजेशन के बाद 5 दिन लगते हैं जब हमें उसे कल्चर के लिए रखना पड़ता है, ठीक है। हम्म। तो वो 5 दिन कल्चर होता है, 5 दिन उसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, एम्ब्रियो ब्लास्ट बन जाता है। वो ब्लास्टोसिस्ट हम फीमेल में इम्प्लांट करते हैं, तो वो 5 दिन में एम्ब्रोलॉजिस्ट को पूरा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि सही चलो, कि बहुत बार होता है कि अरेस्ट हो गया एम्ब्रियो, आगे बढ़ ही नहीं रहा, ग्रो ही नहीं कर रहा, तो क्या करें, तो 5 दिन उसको मॉनिटर करना पड़ता है। और जो ये इक्सी है, आईवीएफ है, वॉशिंग है, रिट्रीव है, ये सब हमें सिंगल डे में करने पड़ते हैं। तो ये बहुत हम्म। बोलते हैं बुक्स में लिखा होता है, अरे बस मिक्स है, ऐसा नहीं है कि बस लिया है मिक्स है, बहुत उसके पीछे स्टेप्स होते हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। ओके, तो बुक्स में ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है या प्रैक्टिकल आप ज़्यादा सीखते हो इसमें? यार देखो, जैसे हम अगर आप स्कूल की बात करें तो वहाँ पे इतना डिटेल में नहीं होता। प्रैक्टिकल में जाओगे तो ऑल टुगेदर, क्योंकि मुझे भी जब मैंने सुनती थी तो मुझे ही लगता था कि हाँ एक्सपर्म है, मिक्स हम्म। करा ये वो। जब मैं लैब में इंटर्नशिप मैंने अप्लाई करी थी, मैंने देखा कि अरे ये तो अलग ही है सब कुछ, वो दुनिया ही बहुत, अलग है। हाँ दुनिया अलग है। बट अब मैं जब मास्टर्स कर रही हूँ तो मुझे उससे भी ज़्यादा थ्योरी में पढ़ने को मिल रहा है, जो चीज़ें मुझे पता भी नहीं थी।
तो अगर आप किसी की ऑफ कोर्स एक ही चीज़ की पढ़ाई करो डिटेल में तो आपको और भी चीज़ें पता लगती है। तो दोनों अपनी जगह सही है। प्रैक्टिकल जितना इम्पोर्टेंट है तो मुझे इतना रियलाइज़ हुआ कि थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है उतनी, क्योंकि अगर आपको थ्योरी नॉलेज नहीं होगी, कोई ऐसा केस आ गया, क्रिटिकल आ गया, तो अब आपकी थ्योरी काम आएगी ना आपके लिए कि आपने ये पढ़ा था कि इससे ये हो सकता है। तो जब मैं थ्योरी पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत कुछ पता लग रहा है चीज़ों के बारे में। तो हम्म। प्रैक्टिकल अलग एक्सपीरियंस है, थ्योरी अलग है, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है अपनी जगह। ओके, इसी तरह एक बात बताना, हुँ। आपने गायनाकोलॉजिस्ट क्यों नहीं चूज किया अपने करियर के लिए? वाई एम्ब्रोलॉजिस्ट? सी मैंने जैसे बोला कि स्टार्टिंग से बचपन से सुनते हैं, मुझे ये तो पता है कि मुझे आईवीएफ फील्ड में जाना है। अब अगर मैं गायनाकोलॉजिस्ट, ऑफ कोर्स दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेशेंट का फर्स्ट इंटरेक्शन ही उनसे होता है, सब कुछ है। द मेन थिंग वाज कि गायनी मैंने जो सोचा कि एक तो मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा वेल डू नहीं थी हम्म। फाइनेंशियली कि वो अगर मेरा नीट क्रैक नहीं हुआ बाय चांस तो दे कैन इन्वेस्ट दीज मच लैक्स हम्म। एंड करोर्स। एंड ऑल्सो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है मुझे गायनाकोलॉजिस्ट बनने के लिए, मतलब लग जाते 7 8 9 साल। एंड मुझे ये पता था कि मुझे इनफर्टिलिटी बहुत टॉपिक अट्रैक्ट करता है और मुझे लोगों की हेल्प तो करनी है। तो मुझे था कि अगर गायनी नहीं तो एम्ब्रोलॉजिस्ट, बिकॉज दे आर ऑल्सो डूइंग द मेन थिंग, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग द पीपल। चाहे उनका फेस इतना रिवील नहीं होता, दे patient don't recognize them as doctors or something like that, but at the end they are doing the help, and मुझे इनफर्टिलिटी में पेशेंट्स की हेल्प ही करनी थी, इसलिए फिर मैंने ये करा। और अगर आप एम्ब्रोलॉजिस्ट का देखें तो अगर किसी ने एमबीबीएस करी उसके बाद 2 साल मास्टर्स, अब मेरी तरह अगर बैचलर्स है 3 इयर्स बैचलर्स एंड 2 इयर्स मास्टर्स मैंने करी, तो 5 इयर्स में मेरा डिग्री आ गया। ऑफकोर्स हमें भी एज डॉक्टर की तरह 1 साल फेलोशिप इंटर्नशिप करना पड़ता है टू बी ट्रेनिंग, एंड 3 साल हमें एज ट्रेनी जूनियर काम करना पड़ता है। आफ्टर जूनियर यू कैन बी इम्पोर्टेड एज सीनियर एम्ब्रोलॉजिस्ट। तो इतना ज़्यादा वो नहीं था कि मेरे को 8 10 साल लग जाते हैं, और ऊपर से फाइनेंशियली चीज़ों के लिए भी, इसलिए मैंने एम्ब्रोलॉजिस्ट चूज़ करा। एट द एंड लोगों की हेल्प भी करनी है। ओके, कुछ सेम टाइम में अपील करना चाहोगे उस स्टूडेंट से जो पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन कई बार होता है कि फाइनेंशियल नीड नहीं क्लियर कर पाते, हुँ, वो एमबीबीएस के लिए भी मतलब फीस तो नहीं हुँ, अफोर्ड कर सकते, प्राइवेट से हुँ, बहुत कॉस्टली होता है, सबको पता है ये चीज़। हुँ, और कई बार ये भी नहीं पता होता कि आफ्टर उसके 2 3 साल बाद फीस दो, उसके बाद भी क्लियर नहीं होगा, क्या हुँ, पता है ना? हर जगह हुँ, तो अरेंजमेंट नहीं हो सकता कि कैश दे दो। हुँ। तो कुछ उनको सजेस्ट करना चाहते हो जो लगता है कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फाइनेंशियली वो आ नहीं पाते हैं? सी मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ़ बहुत ज़्यादा लग्ज़री देख के मत आओ, क्योंकि एक अगर आपको एम्ब्रोलॉजिस्ट करना है आईवीएफ में, आप नहीं गायनी करना चाहते मेरी तरह एम्ब्रोलॉजिस्ट, तो इसके लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस और सैक्रिफाइसेस होते हैं। और ऊपर से एम्ब्रोलॉजिस्ट का सारा काम होता है हाथ से, ठीक है? तो अगर आपका हाथ ही स्टेबल नहीं है, आप ये काम कर ही नहीं पाओगे कभी भी। मेरी ही टाइम पे व्हेन आई वाज़ इन 11th, तो मैंने अपनी कज़िन को बताया था, शी वाज़ वेरी फ़ैसिनेटेड और उसको भी ये करना था। बट हुआ क्या कि उसका नॉर्मल डेज़ में भी इफ़ शी इज़ ईटिंग समथिंग उसका हाथ शेक करता था। तो वो नहीं कर पाई ये फ़ील्ड में परस्यू, क्योंकि ह एट द एंड सारा काम हम अपने हाथ से कर रहे हैं, ठीक है? फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, एज़ गर्ल आई एम टेलिंग यू, एक आईवीएफ लैब में यू कांट वेयर मेकअप, नो नेल पेंट्स, नो परफ्यूम्स, बाल हमेशा कैप में रहेंगे, ओके। ठीक है? और आईवीएफ लैब में आपको पूरे वक्त एसी चला के रखना होता है, ठीक है? इवन सर्दी या गर्मी। और आप यहाँ तक के भी कपड़े नहीं पहन सकते, बिकॉज आप हाथ से काम कर रहे हो, तो कोई कंटामिनेशन ना चले जाए। आपको ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करना होता है, लाइट्स अलाउड नहीं होती, डिम लाइट्स, बिल्कुल अंधेरे में काम करना होता है, बिकॉज एम्ब्रियो लाइट इफ़ेक्ट हो सकता है। ओके। तो बहुत सारे तो आजकल लोगों क्या है, पैसा है ये हम चले जाते हैं, बट सोच समझ के अगर आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने जब इंटर्नशिप करा रहा था मैं यही देखना चाहती थी कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, बट मैंने वो प्रोसेस इन्जॉय करा था। बट हो सकता है कोई ना करे, बिकॉज लड़की के लिए स्पेशली थोड़ा ये होता है कि ये सब सैक्रिफाइस करना है, नेल एक्सटेंशंस कभी आप करा ही नहीं सकते। तो ओके, चाहे कज़न की शादी हो, खुद की शादी हाँ, हो। मेहंदी नहीं लगा सकते कभी, खुद की शादी में मेहंदी नहीं लगा सकती अगर मैं वर्क कर रही होंगी तो। ये सारे सैक्रिफाइस फीमेल ही क्यों करती है? ओके, अगर इशिता एम्ब्रोलॉजिस्ट नहीं होती तो क्या होती है फिर?
मैंने तो कोई स्टार्टिंग और से ऑप्शन था आपके पास चूज करने के लिए सेम, जैसे लाइक आपने गायना को नहीं चूज किया कुछ हम्म रीजन के कारण, अगर एमरोलॉजिस्ट अगर नहीं होता तो क्या होते आज? सच्ची बताऊँ मुझे भी इतना पता नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना मैं बचपन से इस चीज़ की हूँ, मैंने पढ़ाई भी उस हिसाब से करी कि यही करना है। बट हाँ, एज जेंजी हम बहुत चीज़ें सीखते रहते हैं साइड बाय साइड, तो वैसे टाइप में मैं फ्रीलांसिंग, थोड़ा एडिटिंग, ये सब कर लेती हूँ। बट मैं उसको कभी ऐसा करियर नहीं देख सकती, क्योंकि मैं उस चीज़ को एज अर्निंग वे में देखती हूँ। बट जब मैं ये आईवीएफ को, तो मैं उस चीज़ को इंजॉय करती हूँ करना। ओके। तो मुझे भी नहीं पता है, तो देखते क्या होता ओके, फिर तो। कोई एक चीज बताओगे इसी तरह जो आपको लगता है कि आपसे इस लोगों को सीखना चाहिए? मेरे से कोई ऐसा फेज जो आपने लाइफ में स्ट्रगल किया हो, या स्ट्रगल को भी एंजॉय किया हो, और वो लगता है कि आपको सीखना चाहिए, कि मे बी उसका कुछ आउटपुट अलग हो सकता था लेकिन आपने अपने पाथ से डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ आपको? सी मैं आई एम नॉट दैट बिग कि मैं किसी को इंस्पायर करूं, बट हाँ, मेरे लिए एक स्ट्रगलिंग फेस था जब घर में थोड़ी चीज़ें ठीक नहीं थी, बिकॉज़ वो होता है ना डिस्प्यूट, चाचा भाई ये सब। हाँ, वो तो तो हर किसी का। उसमें बहुत फैमिली को लॉस हुआ था, एंड हम्म। उससे पहले तक आई वाज श्योर कि मैं तो पढ़ाई कर ही लूँगी। बट उस टाइम ऐसा फेज़ आ गया था कि लाइक शायद जो एम्ब्रोलॉजिस्ट बनना उसके लिए भी इतना नहीं हो, और गिव अप ऑलरेडी कर चुके थे सब। बट तब मैंने ये सब फ्रीलांसिंग काम स्टार्ट करा, नई डिजिटल मार्केटिंग एक्सप्लोर करा कि मुझे अपनी फ़ीस निकालनी है। तो मैं साइड बाय साइड ये काम करने लगी, रात भर वर्क फ्रॉम होम ये सब। तो फिर मैंने कहा कि ड्रॉप तो नहीं करना, मतलब लीव, मतलब सपना नहीं तोड़ना। तो फिर मैंने करा, एंड आज मैं अपना 6 मंथ्स में कोर्स कंप्लीट भी करने वाली हूँ, और मैंने सारा खुद से ही मतलब अपना करा है। तो वो चीज़ है, बट ऐसा कोई, सबकी अपनी स्ट्रगल होती है, मैं किसी की भी स्ट्रगल से कंपेयर ही नहीं कर सकती। कोई आएगा उसकी स्ट्रगल मेरे से भी ओबियसली। बड़ी होगी, तो मैं ऐसे इंस्पायर, बट मैं ये कहना चाहूँगी कभी गिव अप मत करो, कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाता है। हम्म। घर बैठने से अच्छा है, गिव अप करने से, रोने से अच्छा है उसका सॉल्यूशन निकालो और वे आउट निकालो, और वो निकलेगा ज़रूर। ये मैंने देखा है आपको चीज़ें। लगता है लड़कियों को सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए ऑफ हर चीज में? कोर्स, ऑफ कोर्स होना चाहिए। देखो, पहला था कि हाँ हस्बैंड पे डिपेंड है, ये है, बट वो तो आजकल, शादी के बाद हो गया। हाँ शादी के बाद और उससे पहले भी, कि मतलब पेरेंट्स पे ही है, सब है आजकल। आप सोसाइटी देखो ना, हर कोई एक दूसरे को खाने को दौड़ रहा है। अगर आप एक सीधी सादी लड़की बन के हो तो कोई भी आपको यूज़ कर, आज के ज़माने में तो कर ही जाएगा। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मैं थोड़ा वर्क कल्चर में आई, मैंने थोड़ा, जब मैंने बताया कि डिजिटल मार्केटिंग करी, जब मैं कॉर्पोरेट्स में घुसी, तो मैंने ये चीज़ देखी कि उससे पहले मैं बिल्कुल अलग थी। मैं जब घर में रहती थी, पढ़ाई करती रहती थी, तो मुझे, मेरे लिए सब अच्छे ही थे। बट जब मैं वर्क ऑफिस में आई, जब मैंने पॉलिटिक्स देखी, ये सब देखा, तो आई वाज़ लाइक कि दुनिया तो बिल्कुल अलग है। और मेरे को स्टार्टिंग में सर्वाइव करना ऑफिस में बहुत मुश्किल था, मैं सच्ची बताऊँ। ये तो जब धीरे धीरे मैंने करा, तब मैं अब थोड़ी हुई हूँ, और मैं बहुत बदल चुकी हूँ। मुझे पता है कि कैसे इंसान हो सकते हैं, दे आर स्वीट टू यू, पीछे कुछ और मैं ये बोलना चाहूँगी लड़कियों को कि आप एक बार मैं प्लीज़ पूछने ऑफिस भी में वाला काम हूँ। करो, क्योंकि बहुत अलग होता है, और आपको रियलिटी वर्ल्ड का पता लगेगा। मैं पहले बहुत नाइफ थी, मेरे घर वाले भी बोलते थे कि इसको तो कोई भी मतलब पागल बना के चले जाएगा। और स्टार्टिंग में मेरे लिए ऑफिस में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया था, एक दो ऑफिस तो मुझे बदलने भी पड़े थे इसी चक्कर में। बट एक लड़की को हमेशा मैं बोलूँगी, एक बार ऑफिस में काम करो, आपको पता लगेगा, और आप लिटरली बहुत चेंज हो जाओगे और बदल के निकलोगे। और मैंने वो चेंजेस अपने अंदर देखे भी हैं बहुत। क्या क्या डिफिकल्टी वैसे आपने फेस की, कुछ बताओगे आप, जो आपने बोला एक या दो जॉब देखो, आपने जो स्विच? ऑफिस पॉलिटिक्स होती है वो कोई भी इंडस्ट्री में होगी, चाहे वो हेल्थ केयर है, कॉर्पोरेट है, कहीं पे भी चले जाओ होगी। एक नॉर्मल दुकान होगी ना, वहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ में ऑफिस पॉलिटिक्स होगी। बट अगर आप उस सिचुएशन से गुजरते हो ना, तो आपको पता लगता है कि आपको चीज़ें फाइट कैसे करनी है। बिकॉज मैं ये कहूँगी, एक ऑफिस में नो वन इज़ योर फ्रेंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपको ऑफ कोर्स बडीज़ होते हैं, लंच बडीज़ ये वो, बट एट द एंड जब वो आती है ना कि किसी एक, क्योंकि ऑफिस पॉलिटिक्स में सब एक दूसरे को एक दूसरे से गिराने लाइक में बिग होते बॉस है हैं। क्या वो भी?
दूसरा बिग बॉस ही होता है सच्ची बताऊं तो। ओके। तो मैं तो ये कहूँगी, अगर जैसे कोई इंसान, जैसे मैं थी, मेरी ये था कि मैं घर पे रहती थी, आई वॉज डिसेंट इन माई स्टडीज़, मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकलती थी, 12th तक तो यही था। इनफैक्ट मेरी टीचर्स कहती थी मेरे पेरेंट्स को, शी इज़ वेरी इंट्रोवर्ट। तो जब मैं ऑफिस में गई तो मेरे को एज इंट्रोवर्ट और इतना मतलब, तो ये सब चीज़ें मेरे से मतलब मेरे को टैकल ही नहीं करना आता था। अगर मैं तब सोचती थी शायद मैं बाहर निकलती घर से, थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करती, तो ये चीज़ें तो मैं बोलूँगी। आजकल पेरेंट्स भी होते हैं कि ज़्यादा कि बाहर सोसाइटी कैसी होगी, अंदर ही रखो, ज़्यादा खेलने मत भेजो। मैं तो कहूँगी भेजो बाहर उनको, क्योंकि बाद में जाके जब आप एक प्रोफेशनल बनते हो, अचानक आपको से हो। काम करने में ना थोड़ा ये प्रॉब्लम होती है, जो मैंने फेस करी। मेरे कभी पेरेंट्स ने कभी नहीं रोका कि बाहर जाने से, मैं खुद से ही थोड़ा रिजर्व थी। अब मैं बिल्कुल अलग हूँ। तो क्या सोच, जो ग्रेजुएशन कर रही हैं लड़कियां, जो 6 महीने की छुट्टियां मिलती है हुँ। उसमें इंटर्नशिप करे कहीं? अगर आपको मिल रही है तो ज़रूर करो। और इस वजह से भी नहीं, आपको आपकी स्किल्स एनहांस होगी, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। इंटर्नशिप में बहुत सीखने को मिलता है, क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड होता है जब आप पे ना एक बॉस काम नहीं थोपता कि ये करो ये करो ये करो। आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो चीज़ें, और जितना आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना किसी को काम करते हुए देख, आपकी और नॉलेज बढ़ेगी। हम्म। तो इंटर्नशिप बहुत गोल्डन पीरियड होता है, क्योंकि आप नॉर्मल जब आप जॉब पे लग जाते हो ना, ये भी करना ये भी करना, डेडलाइंस है, ये करना ही है, जैसे केसेस है फटाफट हम कर रहे हैं, सब है। बट इंटर्नशिप में एक इंसान प्रोफेशनल को देख रहा है कि पूरा कैसे करना है, फिर धीरे धीरे हैंड्स ऑन भी ले रहा है, तो वो एक गोल्डन पीरियड होता है। आपको बहुत सीखने को मिलेगा। अगर आपको मिल रहा है, आप अप्लाई करो और पास हो रहे हो, आप ज़रूर करो। आप मतलब इस चीज़ से हिचकिचाओ मत। मैं ये हेल्थ केयर में भी नहीं कह रही, वैसे भी अगर बहुत और भी फील्ड्स होती हैं, इंटर्नशिप्स आती हैं, सब आती है, आप करो। इट्स लाइक गुड थिंग, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता काम का। ओके। आपके प्रोफेशन में भी लड़कियां लड़कियों के ही दुश्मन होती है? लड़की लड़की की दुश्मन। तो सी मैं ये कहूँगी कि जब मैंने इंटर्नशिप करी थी आईवीएफ में, उसके बाद मैं ऐसे ही फॉर अर्निंग बेसिस एक कॉर्पोरेट में गई थी। तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि हेल्थ केयर में चाहे पॉलिटिक्स हो, बट वहाँ पे ना टीम वर्क बहुत अच्छा होता है, जो आपको नॉर्मल ऑफिस में शायद ना मिले। अगर अच्छा कल्चर हो तो मिल भी जाए, क्योंकि हम ना सब एक ही चीज़ के लिए काम करें, एक पेशेंट के लिए। हम्म। नर्स कुछ अगर उनके अंदर आ जाए कि मैं ही मैं है, या फिर एम्ब्रोलॉजिस्ट या डॉक्टर, इवन छोटे से हाउस कीपिंग भी, सब इंटरकनेक्टेड काम होते हैं सबके, ठीक है। अगर हम कुछ भी ऐसा कर देना कि हाँ मैं है इससे ये वो, तो कोई सफ़र नहीं, पेशेंट सफ़र करेगा। और एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल में हमेशा एक पेशेंट के लिए एम्पैथी हमेशा होती है, चाहे वो पर्सनली उसका नेचर कैसा भी हो। एक पेशेंट के लिए एम्पैथी हर किसी में होती है, चाहे वो एक नर्स हो, रिसेप्शनिस्ट हो, सब हो। सबके काम इतने इंटरकनेक्टेड होते हैं ना। एक रिसेप्शनिस्ट का भी बहुत बड़ा हाँ। रोल है चीज़ें अलाइन करने का, सब करने। उसकी तरफ से अगर कुछ भी मिस हो गया तो हमें कैसे इन्फॉर्मेशन आएगी हमें ये स्टार्ट और करना एंड है। मेरे हिसाब से रिसेप्शन ही है। हाउस कीपिंग से लेके बड़े से बड़े प्रोफेशनल, एक हेल्थ केयर में सब इंटरकनेक्टेड है। चाहे वो आपस में एक दूसरे को नापसंद करते हो, बट जब एक पेशेंट की बात आती है, हमें एक केस करना है, सब एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं। ये चीज़ मुझे हेल्थ केयर में बहुत अच्छी लगती है। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, हाँ। आप एमरोलॉजिस्ट हो ना अभी? सी मैं एम्ब्रोलॉजिस्ट अभी परस्यू कर रही हूँ, प्रॉपर डिग्री मेरी 6 मंथ्स में आ जाएगी, तो देन आई विल बी एम्ब्रोलॉजिस्ट। मैंने हाँ एक्सपीरियंस लिया है लैब में। बट अगर हम रूल के हिसाब से देखें तो एम्ब्रोलॉजिस्ट से नीचे एंड्रोलॉजिस्ट होता है, जो सिर्फ स्पर्म्स इन सब में काम करता है। तो अगर आपके पास बैचलर्स है, सो यू कैन परस्यू एज एंड्रोलॉजिस्ट। तो बट वो मास्टर्स तो आपको एम्ब्रोलॉजी के लिए चाहिए, तो दैट विल कम इन 6 मंथ्स फॉर मी। आई एम अ स्टूडेंट, सो आई एम गिविंग अ स्टूडेंट इनसाइट कि कैसा होता है, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए सब। आपको अपने जैसे कोई स्टूडेंट मिली या आपके बैचमेट्स में कोई जो काफ़ी पैसिनेट हो? सी मेरे बैचमेट्स में ना, अगर मैं बात करूँ जो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से देख के आ रही हूँ कि मुझे एम्ब्रोलॉजिस्ट करना है, ये है। और तब मैं ये भी सोचती, अरे यार ये इस आईवीएफ के बारे में किसी को पता नहीं है, मैं जाऊँगी तो कंपटीशन कम होगा, सब चीज़ें। और मेरे टाइम पे आते ही सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। मेरे बैच में देखा जाए, नर्सेज हैं, फार्मासिस्ट हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, सब इस फील्ड में आ रहे हैं। आप ये सोचो कितना मतलब उनको अट्रैक्ट कर रहा है, पैशनेट है, कि सब जैसे, क्योंकि ऑल ऑफ देम हैव अ साइंस डिग्री जो रूल के हिसाब से है, बिल्कुल। ठीक है। तो
अब हर कोई एम्ब्रोलॉजिस्ट ही मतलब इसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि सबको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट कर रही है। तो पैशनेट पैशनेट सभी होता है, क्योंकि आप कुछ हेल्थ केयर में पढ़ रहे हो, यू हैव टू बी पैशनेट। आप बोरिंग करके कुछ काम कर ही नहीं सकते, वो होगा ही नहीं। तो और ऊपर से आप जब आप डिग्री कर रहे होते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा लैब में हैंड्स ऑन दिया जाता है। तो जैसे मैं जहाँ कर रही हूँ, इट्स इन गुड़गांव, इट्स SCRT, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी का ऑफ साइट कैंपस है। तो उनकी इन हाउस ही लैब है, तो हम एवरीडे काम करते हैं। ऑफ कोर्स पेशेंट सेंट्रिक नहीं होगा, बट आपको हैंड्स ऑन मिल रहा है चीज़ों का। तो जब आप वो कर रहे हो तो आपको तभी पता लग जाएगा। जैसे जैसे मेरे को तो पहले एक्सपीरियंस था इंटर्नशिप का कि हाँ ये चीज़ें होती है। अब मेरे बैच में कोई आए, उसको एक्सपीरियंस नहीं, उसने मेरी तरह बुक्स में देखा एंड गॉट अट्रैक्टेड। बट जब आप उसमें भी कर रहे होगे डिग्री, आपको पता लग जाएगा कि आपको ये पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आप बैकआउट कर सकते हो, नहीं है तो आप कंटिन्यू करो। एज ए जेन जी कुछ मस्ती वगैरह कॉलेज में करती हो या सिर्फ पढ़ाई करते हो आप? जेन में तो मस्ती होती है काफ़ी, बट बट ऑनेस्टली मुझे लगा नहीं आपने कहीं मस्ती की है। नहीं, मैं बहुत ज़्यादा वैसी भी मतलब 12th तक तो हाँ इंट्रोवर्ट थी। जब मैं चेंज हुई हूँ तो आई एम लाइक वेरी सोशलाइज पर्सन, मुझे बहुत पसंद है पार्टीज़ करना, बाहर जाना, ये सब। तो वो तो चलता रहता है, और हर कॉलेज के आसपास एक वो चाय स्टॉल तो होता ही है, जहाँ बैठ के आप सारी गॉसिप करते हो, चाय पीते हो टपली पे। तो चुगली भी वो सब करते तो हाँ, चुगलियाँ भी होती हैं। सच में करते हैं? आपस में तो हर कोई थोड़ी बहुत तो करता ही है। बंक वगैरह कभी क्लास मारा हो आपने? नहीं, उस वे में मैं हमेशा से अच्छी स्टूडेंट रही हूँ। मैंने कभी बंक वंक नहीं करा चीज़ें। छुट्टी कर लूँगी, अब मन नहीं होगा जाने का क्लास में कि आज इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है, बंक मैंने नहीं करा है कभी। कभी नहीं? नहीं, बंक मैंने सच्ची में नहीं कभी करा। मतलब देख लो, जेन जी के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है। मैं एक क्लियर कर दो बात आज सारी बोलूँ, चीजें। जेन ज़ी आजकल बहुत नीडेड है हर जगह। जितना जेन ज़ीज़ का बहुत दिमाग स्मार्ट है चलता ऑनेस्टली। है और बहुत स्मार्ट है अपनी एज के हिसाब से, एक ऑफिस में जेन ज़ी तो होना ही चाहिए। वो बहुत ज़्यादा अगर वो अच्छे वे में करे तो बहुत प्रोग्रेस ला सकता है हर एक फील्ड में। तो जेन ज़ी तो आजकल हर उसमें चाहिए ही। बहुत मिसकंसेप्शंस भी है जेन ज़ी के। ऑनेस्टली है। मैं इसीलिए मैंने ये सारी चीजें पूछी क्योंकि लोग बोलते हैं। हम्म। और मुझे क्या लगता है ना, जेन जी के पास आज वो हर टूल्स है जो तो ट्रैकेबल है या कुछ भी हम्म। बड़ा इजी एक्सेस है, जो उनको नॉलेज में ज़्यादा होता है। हम्म। मतलब अब मैं अगर बेसिक चलाता हूँ तो फ़ोन चलाता हूँ, हम्म। लेकिन जो मुझसे थोड़े छोटे हैं, इनफैक्ट उनको सब पता है कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं उनको और क्या क्या स्मार्ट कर सकते वर्क हो। करना आता है। हम्म। आप आजकल आप मैनुअल काम से तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे, हम्म। मैनुअल में लगे रहोगे, उसी चीज़ में लगे रहोगे। जेंजी को स्मार्ट वर्क करना आता है, उनको पता है कैसे चीज़ों का वे आउट निकलना है। तो वो चीज़ें एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आजकल। और हर किसी को अपने रूट्स पता होते हैं। अगर कोई है जेंजी जिसको नहीं फ़र्क पड़ता, हम्म। हाँ है घर में पैसा, आई डोंट वांट टू, तो वो वैसे ही रहेगा, मस्ती करेगा, ये करेगा। बट जैसे मिडिल क्लास है जेंजी, तो वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, उनको पता है कि हमें आगे ग्रो करना है। और जेंजी में आजकल बहुत ज़्यादा भूख है कि हमें कमाना है ज़्यादा, हमें ये करना है, उसके लिए वो हर वे आउट में जाते हैं। तो इट्स जेंजी सच्ची में वो मतलब ये क्या बहुत क्या ड्रीम है फिर मिसकंसेप्शन है। आपके? अभी तो क्या यही क्या करना चाहते हो लाइफ में? सी लाइफ में तो बस एक बार बन जाए, बन जाएंगे बन जाए, उसके बाद? उसके बाद तो यही है कि देखते हैं क्या होगा। कोई एक अच्छा हॉस्पिटल ज़रूर जॉइन करना चाहूँगी अभी, मतलब फ्यूचर में, कि एक स्टेबल जॉब हर किसी को चाहिए होती है, राइट। अब ये भी मिसकंसेप्शन है जेंजीज में कि ये ना एक जगह काम नहीं कर पाते, ये बार बार टिकते नहीं स्विच है। करते हैं। स्विच इसलिए क्योंकि ना जेंजीज को अपने तौर तरीके से क्योंकि उन्हें पता है ये चीज़ चलेगी, ये स्मार्ट वर्क है। अब कोई उस चीज़ को समझता नहीं ना, तो थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो उनको लगता है जहाँ हम अपनी तरीके से करें वो स्विच कर लेते हैं। बट अंदर ही अंदर हमें स्टेबल जॉब चाहिए, हमें भी नहीं पसंद कि बार बार हम स्विच करें, ये करें। तो मैं भी चाहूँगी कि एक बार मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो सब हो, और मैं एक अच्छे से हॉस्पिटल में लाइफ लॉन्ग काम करूँ, ये सब तो वही। कोई कुछ फ्यूचर प्लानिंग है कि जब आप एक अच्छे ओहदे पे पहुंचोगे, हम्म। इस इंडस्ट्री में क्या रेवोल्यूशन लाओगी, कुछ चेंजेस वगैरह? कुछ है रेवोल्यूशन प्लान? सच्ची बताऊँ तो अभी से ही स्टार्ट हो गया है। ओके। जो मैं देख रही हूँ, AI आ गया है।
एआई ये नहीं आईटी वगैरह में, उसने हेल्थ केयर में भी बहुत इन्फ्लुएंस करा है, आईवीएफ में बहुत करा है। आईवीएफ में क्या किया इसने, एआई ने? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 5 दिन एम्ब्रियोलॉजिस्ट को मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, रोज़ देखना पड़ता है एम्ब्रियो अरेस्ट ना हो गया हो, सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो आजकल एआई टूल्स हैं जो 5 दिन मॉनिटरिंग करेंगे, आपको डाटा देते रहेंगे, अभी एम्ब्रियो ठीक है, ये है वो है, तो वो मॉनिटरिंग अब वो हो गई है। इक्सी में जैसे मैंने बताया कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मशीन होती है, तो उसमें एक मेन चीज़ होती है, आपको अलाइनमेंट करनी पड़ती है, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को खुद करना पड़ता है निडल्स की। अगर वो अलाइनमेंट सही नहीं होगी ना, तो आप इक्सी कर ही नहीं पाओगे। अब वो जो मेन अलाइनमेंट है वो भी एआई करके दे रहा है मशीन में, उसका ऐसा वो आ गया है इम्प्लीमेंट। और बहुत सारी चीज़ों में एआई अब धीरे धीरे आ रहा है, आईवीएफ में भी, तो दिख रहा है कि अच्छा रेवोल्यूशन आगे जाके इवन आप जो हिंट तो नहीं दे रहे हो कि इसमें भी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती मैं जाएंगी? सच्ची बताऊं, ये लोग बहुत बोलते हैं कि एआई सबकी जॉब खा लेगा। हम्म, एक चीज़ मैं बोलूँगी, जितना भी एआई आ जाए कोई भी फील्ड में, ह्यूमन नीड कभी ख़त्म नहीं हो वो तो सकते। है ऑब्वियस। थोड़ी कम हो जाएगी बट कभी ख़त्म नहीं होगी। यू हैव टू बी मास्टर्स इन योर फील्ड, आपको अच्छा एक्सपीरियंस काम, और आप बहुत परफेक्ट होने चाहिए हो। एआई आपकी जॉब खा ही नहीं सकता अगर आप अच्छे से काम कर रहे हो, क्योंकि एआई को भी रेगुलेट करना, चलाने वाला भी तो इंसान ही है, वो खुद से थोड़ी ना चल रहा है। बट ये है ना कि जैसे लाइक एक इंसान 5 चीजें हैंडल कर सकता है थ्रू हम्म। एआई, लेकिन ऐसे तो 5 इंसान पर्टिकुलर हर फेज पे चाहिए ना। वही मैंने बोला, कम हो जाएगा बट कभी ख़त्म नहीं होगा। तो आपको ओके। अपना वो रखना पड़ेगा, आपको अपनी चीज़ का वो बनना पड़ेगा कि मैं इस चीज़ का मास्टर्स हूँ। वो थोड़ा होता है। इवन एआई की बात करें, कासा एक नई चीज़ अभी आई है जो ऑलमोस्ट दिल्ली में तो सारे आईवीएफ सेंटर ने अडाप्ट कर ही लिया है। जैसे सीमेन एनालिसिस होता है, तो एंड्रोलॉजिस्ट बैठता है, वो सारे स्पर्म्स देख रहा है माइक्रोस्कोप में, काउंट कर रहा है, एक एक करके लिख रहा है। तो अब कासा में क्या, आपने ड्रॉप लगाई, मशीन में डाला, एआई ने पूरी रिपोर्ट निकाल के दे दी स्पर्म की डिटेल में, और उसके एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं। वो तो आप ही को समझ आता है ना। हाँ तो हमें तो रिपोर्ट मिलता है तो हम बस पूछ लेते हैं कि ये हाँ वाला है, ठीक है जी, हो गया। तो रेवोल्यूशन तो अच्छा चल रहा है ओके। एआई के थ्रू भी। और वैसे भी बहुत सारे चीज़ें नई नई आती रहती है, कॉन्फ्रेंस होते हैं, हमें भी पता है नई मशीन डेवलप हुई या नया टेक्निक आ रही है। अब जैसे आपने देखा होगा कि अ, अब नॉर्मल बेबीज़ बहुत होते थे, है ना? तो अगर कोई आईवीएफ के थ्रू जैसे कंसीव कर रहा है, और पता है कि जैसे 35 एज प्लस है, तो अच्छा एक चीज बताना, मतलब 100% अगर आईवीएफ हो रहा है हुँ। तो 80-90% तो वही होंगे ना जो 30 से ऊपर वाले होंगे, कोई नीचे वाले भी होंगे जैसे लाइक ऐसा 22 साल ज़रूरी 24 नहीं साल है। पीसीओडी पीसीओडी आजकल 18 साल की लड़की, 19 से सबको है स्टार्टिंग से। मुझे खुद को पीसीओडी, आई एम 22, के आई विल टर्न 23। तो पीसीओडी ने इन्फेक्ट करा है, और ऊपर से मेल इनफर्टिलिटी की बात करें, अल्कोहल स्मोकिंग के चक्कर में वो बहुत डाउन ज्यादा हो हो रहा गया। है। लेट मैरिजेस तो अलग है ही। तो आजकल हर एज ग्रुप के आते हैं आईवीएफ के लिए, ऐसा कुछ नहीं कि 30+ के ही होता है। एक नया है कि नया नहीं, सॉरी, मतलब कि कुछ लेडीज़ होती है जिन्होंने अपना, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, अपना बेबी खो दिया, तो वो इमोशनली ट्रॉमा में आती हैं कि हमें दोबारा बेबी करना है, तो उनका अलग है। तो सब अपने अपने रीजंस की वजह से आईवीएफ में आता है, ऐसा कुछ नहीं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ही मतलब आता है। तो वो चीज़ें हैं। और मैं ये बता रही थी कि एडवांसमेंट इतनी हुई है कि एक पीजीटीए टेस्ट होता है। हम्म। जैसे कोई कपल आया, उनके ऑलरेडी ना अब नॉर्मल बेबी है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि अगर वो दोबारा बेबी करे तो अब नॉर्मल हो, ठीक है, क्रोमोजोनल डिफेक्ट्स हों, कुछ हो। और जो 35+ लेडीज़ आती हैं, तो उसमें अगर हम आईवीएफ भी करें तो हो सकता है अब नॉर्मल बेबी हो। तो एक पीजीटी टेस्ट होता है जिसमें एम्ब्रियोज़ बने, जैसे 5 एम्ब्रियोज़ बने, हम 1 या 2 ही इम्प्लांट कर सकते हैं, बाकी हम एक्स्ट्रा अगर होते हैं फ्रीज़ कर देते हैं, पेशेंट से पूछ के डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है। तो वो लैब में, हम जेनेटिक लैब में भेजते हैं, उसका एक टुकड़ा मतलब बायोप्सी करके, उससे हमें ये पता लग जाएगा कि अगर हो सकता है ये वाला एम्ब्रियो ना अब नॉर्मल बेबी कर दे। तो वो रूल आउट भी अब आईवीएफ से होने लग गया है। तो ये भी एडवांसमेंट, ये सब मतलब लेट 20,000, 2001-2 से मतलब बट आने लग इतनी गई है। क्लैरिटी होती है क्या, वो लोग इतने मतलब ट्रांसपेरेंसी काम करते हैं? करते हैं। देखो मैं सच्ची बताऊं, मैंने बिजनेस तो यही है ना एक्चुअली, ये भी तो है। मैं, अच्छा चलो ये बताती हूँ कि अभी मेरे नोन में, रिलेटिव में कोई किसी ने आईवीएफ कराया होगा, तो ऐसे बोल रहे थे नेगेटिव आ गया, इनको क्या, इनको तो पैसे लेने हैं, कुछ ढंग से करे ना करे, क्योंकि बोल तो देते हैं कि या तो होगा नहीं होगा, इनको आंसरेबिलिटी तो है नहीं। तो मैं सच्ची बताऊँ, एक केस में अगर जितना पेशेंट इन्वॉल्व होता है ना, गायनी, नर्स, एम्ब्रोलॉजिस्ट सब इन्वॉल्व होते हैं।
अब आप ये उनको लगा अरे शुगर कोटिंग है, इमोशन, हमें पता है इमोशनल ट्रॉमा, चलो हम अपने रीज़न भी दें। अगर मैं एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ, मुझे काम आ रहा है, मैं कुछ भी अंदर कर रही हूँ, मेरे नेगेटिव नेगेटिव केस आ रहे हैं, मेरा सक्सेस रिजल्ट कहाँ है? मुझे कोई क्यों मतलब जॉब देगा? तो हमें अपने भी तो सक्सेस रिजल्ट्स बनाने हैं ना। ट्रू। हमें एक एक केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हमें पॉजिटिव लाना ही है, हमें भी ओके, आगे मतलब इसका जवाब देना है। इफेक्ट आपके पर्सनल जॉब पे भी पड़ता हाँ, है। अगर आप मैं कहीं हॉस्पिटल में जाऊँगी, मैं एक्सपीरियंस दिखा रही हूँ कि 5 साल का है, दे विल आस्क व्हाट्स योर सक्सेस रेट, कितना सक्सेस रेट है आपका? मार्केट में ऑफ कोर्स छोटी इंडस्ट्री है, आपस में पता है ये प्रोफेशनल है, इसकी ये अच्छे रिजल्ट है, आप इसको बुला लो। तो ये सब होता है। अगर मैं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही कर रही हूँ कि हाँ, पैसा तो आ रहा है, नेगेटिव हो रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, आगे मेरे लिए भी तो प्रॉब्लम है ना। तो जितना, और क्लिनिक है, आजकल जो क्लिनिक लिख देते हैं बार-बार कि 70% सक्सेस रेट, 80% सक्सेस, वो ऐसे नहीं लिख सकते, आपको डाटा देना पड़ता है। तो अपने एक क्लिनिक को भी तो अपना सक्सेस रेट बढ़ाना है, तो वो क्यों चाहेगा कि बस पैसा आ रहा है तो नेगेटिव हम कर दें? तो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत मिसकंसेप्शन है। तो आपको बस आप सुनो, आधे से ज़्यादा पेशेंट ना बहुत अच्छे से फॉलो भी नहीं करते चीज़ें। अगर बोला है कि हाँ, ये प्रोसीजर में स्मोकिंग क्विट करो, आप स्मोकर नहीं कर पाता, तो थोड़ा बहुत इफेक्ट तो आता ही है ना। आपको पूरा ट्रांसपेरेंट भी तो होना पड़ेगा ना डॉक्टर से, हर चीज़ से। तो ये गलत चीज़ है कि कुछ भी है, नेगेटिव बिजनेस है, हर कोई अपना एक ऑब्वियसली मल्टी बिजनेस तो है। स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाओ, वो भी बिजनेस ही कर रहा है, बट सबको अपना आगे मुंह भी तो दिखाना है। हाँ, अब कोई हॉस्पिटल है, उसके बार बार ऐसे आ रहा है कि अरे सर्जरी खराब हो गई, हो गई, हो गई, तो उस हॉस्पिटल में क्यों जाएगा? वर्ड ऑफ माउथ तो हर जगह है। तो ये गलत चीज़ है कि कुछ ठीक है। भी करते इसी हैं। तो एक बात, गवर्नमेंट क्या कर रहा है इस मामले में? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह क्या कर रहा है इसके बारे में? एम्ब्रोलॉजी गवर्नमेंट के बारे में? हॉस्पिटल्स की बात करें, जैसे एम्स है, वहाँ पे भी आईवीएफ होता है, सब है, बट जो मैं देख रही हूँ, लोग प्राइवेट ही थोड़ा अप्रोच क्यों? कर रहे हैं। क्यों कर रहे क्योंकि हैं? ज़्यादा पैसे लोगों के पास? पैसा नहीं है, क्योंकि वो एक ना, जब इनफर्टिलिटी होती है, तो ऐसा नहीं कि कपल ही सफ़र कर रहा है, उनको फैमिली से भी बहुत चीज़ें बोली वो जाती है, तो छोड़ दो यार, प्रेशर बहुत बहुत होता है है। ऑब्वियस सी। वो प्रेशर इतना होता है ना कि करना है, करना है, तो उनको होता है कि बस कर दो। और 90% लोग तो अपने इन-लॉज़ से भी शेयर नहीं करते कि वो आईवीएफ के लिए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल थिंग फॉर देम, ठीक है? तो उनको होता है कि जल्दी हो जाए। अब गवर्नमेंट थोड़े रूल रेगुलेशंस, ऊपर से थोड़ी वेटिंग वगैरह ये सब, और ऊपर से उनको ये लगता है कि प्राइवेट में ना डॉक्टर बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल है कि हम अच्छे से बात कर सकते हैं, बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बहुत कर रहे हैं। उनके आईवीएफ पैकेजेस जो मैंने सुना है काफ़ी रीज़नेबल भी होते हैं। तो सबकी अपनी चॉइस है, जिसको जहाँ जाना है। हेल्प वहाँ पे भी हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है। किसी के पास पैसा है तो वो यहाँ आ जाएगा, नहीं है तो वहाँ जाएगा, तो दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है। ओके, एक टाइटल देता हूँ आपको, जैसे लाइक इशिता गुप्ता, है ना? ये क्या बोलते हैं उसको, हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर। अब गवर्नमेंट में आप क्या चेंजेस कर देते? मैं अपने स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो जब मेरे को एमएससी करनी थी, हम्म। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई है कॉलेज ढूँढने में, क्योंकि ये कोर्सेज़ अवेलेबल ही नहीं है हर जगह। या तो मणिपाल जाओ, मणिपाल में क्योंकि ठीक कहते हैं है। कि आईवीएफ में सबसे बेस्ट होता है, या फिर आप बाहर जाओ, ये सब। मेरे को, और मैं ऐसी थी कि मेरे को दिल्ली के बाहर जाना नहीं था, ठीक है? मेरा फर्स्ट प्रेफ़रेंस था कि मेरे को दिल्ली के मिले। लिटरली पूरा एक्सप्लोर करने के बाद मैं बताऊँगी, मुझे सिर्फ़ 3 मिले। गवर्नमेंट में तो डीयू में था नहीं, सिर्फ़ एम्स था। एम्स में भी आपको क्रैक करना है एग्ज़ाम, ये वो प्रोटोकॉल्स थे। फिर एक गुड़गाँव में, जो मैंने बताया जहाँ मैं कर रही हूँ, और गुड़गाँव में एक और इंस्टीट्यूट था वहाँ। तो बस मुझे 3 मिले। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, दिस इज़ ऑल्सो अ थिंग कि एक कोर्स, मैं तो चाहूँगी कि सब एक्सेसिबल हो सबको, हम्म। क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इस चीज़ में। अगर मुझे ऑप्शन मिलता डीयू वगैरह का कि मेरी फ़ीस कम लगती, मैं वहाँ जाती। एम्स था, मैंने ट्राई भी करा, बट वही है ना कि थोड़े एग्ज़ाम वगैरह देना, ये वो। तो मैं हर जगह ये कोर्स अवेलेबल करती कि हाँ, दिस इज़ ऑल्सो समथिंग वेरी न्यू टू दिस, बट हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे कैसे करते हैं? मतलब, कैसे प्रमोट करती है इसको, मतलब सी एक्सेसिबिलिटी कैसे बनती लोगों के लिए? सी पहली बात तो इनफर्टिलिटी कोई मानना ही नहीं चाहता। अब मैं बताऊँ, अ, एक कपल आया है, उनको भी पता है बेबी नहीं कंसीव हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तभी रिपोर्ट, आया ना वो। हाँ, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। उनका होता है पैसे कमाने का तरीके, जानबूझ के नेगेटिव रिपोर्ट दे दी। हम्म। आप आए हो, आपको भी पता है कुछ प्रॉब्लम अगर वो आई है, तो हम क्यों नेगेटिव रिपोर्ट जानबूझ के देंगे? हम्म। एज हेल्थ केयर हमें किसने अथॉरिटी दी है कि हम रिपोर्ट्स को गलत बनाए ना? तो एक्सेप्टेंस ही नहीं है लोगों में। पहले तो इस चीज़ को
वो करने के लिए इनफर्टिलिटी के बारे में स्टडीज़ ज़्यादा करवानी पड़ेगी, ये रियल प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी। अगर नहीं हो रहा, कुछ नहीं है, तो यू आस्क फॉर हेल्प। वो हेल्प मांगने में ही डॉक्टर से ना दे आर वेरी कि अरे यार ये चीज़ बहुत टैबू जैसा होता है कि अच्छा नहीं है, नहीं जाते, ट्राई करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 1-2 महीने शादी को है और आप आ जाओ। एज़ पर रूल हम 3-4 आईवीएफ साल? नहीं, आईवीएफ तभी कर सकते हैं कि एक कपल अगर 1 साल से रेगुलर ट्राई कर रहा है और उसके बाद उसको आईवीएफ नहीं, मतलब सॉरी, कंसीव नहीं होता, तब वो क्राइटेरिया में आ जाता है कि हाँ, इसका हम एक बार डायग्नोस कर सकते हैं कि इनफर्टिलिटी तो नहीं है। तो आपको 1 साल तो रेगुलर ट्राई करना पड़ेगा ठीक खुद है। से। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इनफर्टिलिटी की एक बार एजुकेशन होगी। अब जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, आजकल ओपनली आ रहे हैं, ठीक है, हाँ। कि हमने आईवीएफ कराया, ये कराया। अगर आप नॉर्मल कॉमन पीपल देखोगे, बहुत लोगों ने कराया होता है, बट वो कभी बोलेंगे नहीं, बिकॉज़ एक टैबू है, उनको लगता है कि शर्म की बात है, हमने हेल्प माँग ली। पहले तो ये चीज़ तोड़ना बहुत वो होगा कि इनफर्टिलिटी की एजुकेशन दें, सब दें, उसके बाद जिसको इंटरेस्ट है वो आएगा। आई एम नॉट फोर्सिंग कि आप यही करो, मैं तो अपना बता रही हूँ, बट ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनफर्टिलिटी या पीसीओडी है, गर्ल्स बोलती हैं हमें पीसीओडी, अगर आगे जाके उनको कंसीव में दिक्कत आएगी, दे विल आस्क फॉर हेल्प, राइट? तो वो चीज़ इतना टैबू बाद में शादी के बाद क्यों बन जाती है कि हम हेल्प मांग रहे हैं तो हम छोटे हो गए या कुछ हो गया। अब मैंने एक रील डाली थी अपने पेज पे, तो वो वायरल हो गई। तो उसमें बहुत लोगों ने कमेंट, मैंने एक्चुअली बताया था कि जो भी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, उन्होंने 30s के बाद कंसीव करा। तो उस रील में मोस्टली कमेंट्स ये थे कि इन लोगों के पास तो बहुत पैसा है, हम कॉमन पीपल के लिए आईवीएफ है नहीं, तो गलत चीज़ें मत बताओ। पहली बात तो कर ही दो क्लियर इसको भी मुझे। पहली बात तो आईवीएफ, अगर आप एक क्लिनिक में जाओगे ना, कि मैं जा रखी हूँ बहुत सारे, आपको 90% वहाँ पे मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही मिलेंगे। अब तो ईएमआई भी मैंने देखा कई जगह। ईएमआई हो गई है 0% इंटरेस्ट रेट में हर मंथ में। आजकल तो कुछ कुछ इंश्योरेंस कंपनीज है, मेरे को नाम याद नहीं, मैं आपको दूंगी, आप लिख सकते हो। वो इनफर्टिलिटी को रियल प्रॉब्लम बना के मेडिकल इंश्योरेंस में आईवीएफ इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये भी एक हेल्प हुई है। और आप क्लिनिक में जाओगे, आपको मिडिल क्लास ही मिले, क्योंकि जो बहुत पैसे वाले हैं ना, उनको वो लगता है कि हम बाहर जाके ही कराएं, यहाँ क्या ही कराना, और ऊपर से सोसाइटी ऐसी है, ये सब। तो ये बहुत बड़ा है। आप ये लिख रहे हो कि सिर्फ सेलिब्रिटी, वो इसलिए लिख रहे हो कि वो ओपनली बोल देते हैं। जिसने कराया कॉमन पीपल में, वो आपको कभी बताएगा ही नहीं उसने आईवीएफ के थ्रू बेबी कराया है, ये इसलिए फैक्ट है। आपको लगता है। और एक लिख रहा है कि 10-20 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, बट किसने बोला 10-20 लाख रुपए लगते हैं? पहली बात तो अगर कोई कह सेल्फ, सकते हैं ये मिसकंसेप्शन इसलिए भी है क्योंकि सेलिब्रिटी करा रहे तो लोगों को एक मिसकंसेप्शन हाँ, ऑलरेडी आ और गया कि सेलिब्रिटी, रिच हैं वो कर सकते हैं। किसी भी सेलिब्रिटी का आपको रिवील करता है उसने कहाँ से कराया, वो हाँ, बस ये नहीं बोलता बता। है आईवीएफ कराया है। हाँ। अब उसने बाहर से कराया, इंडिया से, अब आप बोलोगे कि उसने यूएस से कराया है 10-20 लाख रुपए देके, तो आपके लिए इंडिया में वो 1-1.5 लाख में अवेलेबल है तो है चीज़। तो। आप क्यों कंपेयर कर रहे हो चीज़ों को? पहले तो आप कहते हो सेलिब्रिटी से कंपेयर मत करो, हम लोगों को हम नहीं ऑब्वियस। करा सकते, फिर आप ये भी कंपेयर करते हो वो 20 लाख खर्च कर रहे हैं, हमारे पास वो नहीं है। तो एक तो ये चीज़ होगी। अगर आप सेल्फ एग पे जा रहे हो, तो आपको अप्रॉक्स 1 to 1.5 लाख में आपका आईवीएफ हो जाता है। उसमें ईएमआई फैसिलिटी देता है आईवीएफ सेंटर, और अब इंश्योरेंस में भी आने लग गया है। और अगर डोनर की नीड पड़ती है किसी को, तो 2-2.5 तक जाता है। तो ये नहीं है कि 10-20 लाख तो बिल्कुल भी नहीं लगता आईवीएफ में। ये डोनर मतलब? कि जैसे लेडी के एग रिजर्व बिल्कुल बहुत कम है, उसको डोनर एग की नीड हो रही है, तो डोनर एग पे अगर जा रही है तो थोड़ा बनता है 2-2.5, बट ऐसा नहीं है कि 10-20 लाख, ऐसा कुछ नहीं है कि आईवीएफ में लगता है। इनफैक्ट इंडिया का सक्सेस रेट इतना अच्छा हो रहा है आईवीएफ में, आप कोई भी क्लिनिक में जाओगे ना, आपको इंटरनेशनल पेशेंट्स वहाँ बैठे हुए मिलेंगे, अफ्रीका, यूएस हाँ, वगैरह। मतलब इंडिया में तो मेरे हिसाब से ऐसे ऐसा था भी नहीं ना। हाँ, और इंडिया बहुत अच्छे से सारी टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट भी कर रहा है टाइमली। हम्म। जैसे एआई है, तो वो हाँ, करेक्ट। अडेप्ट कर रहा है, कोई नई चीज़ आई है वो कर रहे हैं क्लिनिक्स। तो हम्म। एक तो वो भी चीज़ है, और ऊपर से अगर आप यूएस वगैरह जाओ ना, जैसे इंडिया में अगर एक आईवीएफ साइकिल 1 महीने में हम ख़त्म कर देते हैं रिजल्ट, वहाँ पे एक साइकिल करने के लिए आपको 1 साल लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे इनफर्टिलिटी की एक कपल है, उसको डायग्नोस करने में बहुत टाइम होता है। वो पहले उसको साइकेट्रिस्ट से अप्रूवल लेना पड़ेगा बैठ के, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं। वो
इनफर्टिलिटी का कपल है वही उसको डायग्नोज करने में इतना टाइम लग जाता है, तो वहाँ के रेगुलेशंस ऐसे हैं कि ऑलमोस्ट 1 साल लग जाता है एक साइकिल को। कस्टमाइज करते हैं क्या पर्टिकुलर एक पे? कस्टमाइज़ तो यहाँ पे भी होता है हर केस के, ऐसा नहीं कि एक आईवीएफ तो वही होगा, सबके केसेस से कस्टमाइज्ड होता है। बट हाँ, उनके थोड़े रूल्स अलग हैं, सब चीज़ें हैं। तो अब पेशेंट ये भी सोचता है कि इंडिया का सक्सेस रेट अच्छा है, बाहर 1 साल लग रहा है एक चीज़ करने में, अगर यहाँ 1 महीने में भी हो जाता है, चलो नेगेटिव आया, 2 साइकिल लगी, 2 महीने में हो जाएगी या जो भी है। तो यहाँ पे टाइम भी कम है और पैसा भी कम है, तो इंडिया में बहुत लोग आ रहे हैं आईवीएफ कराने के ये लिए। सब कहाँ पढ़ा आपने इशिता? पढ़ा पढ़ा नहीं, मेरे को बस थोड़ी क्लिनिक्स इंटर्नशिप करी, सब करी, तो देख के नॉलेज हुई। और ऊपर से जो हमारे जिनसे हम पढ़ते हैं टीचर्स, वो भी सारे गायनी एंड एम्ब्रोलॉजिस्ट ही हैं, तो उनसे भी बात करके चीज़ें पता लगती है। तो जितना ऑब्जर्व करो, प्लस थोड़े आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं हम, यूट्यूब वीडियोज़ ये सब तो देखते हैं। यूट्यूब वीडियो देखते हो आप? टाइम मिल जाता है? टाइम रात को सोने से पहले। बट ये कि हेल्थ से लेके ज़्यादा इशू नहीं है आपके पास, अदर अगर अगरवाइज मतलब अदरवाइज आप हेल्थ मिनिस्टर बनते तो काफ़ी सारी चीज़ें चेंज करते ना। हाँ, मतलब मैं अपनी फ़ील्ड को लेके, क्योंकि हेल्थ इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है? आधी चीज़ें शायद मुझे भी नहीं पता होंगी दूसरी फ़ील्ड की। मैं तो अपनी फ़ील्ड की बात कर सकती हूँ, जो मुझे नॉलेज है। बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई बार क्या होता है, आर्टिफिशियल आंसर आता है। इसी तक कभी ऐसा फील हुआ आपको कि लाइक स्टूडेंट तो ऑब्वियसली हम जेनजी के बारे में तारीफ हुँ, भी की हमने कि हुँ, काफ़ी उनका विजन क्लियर होता है, क्लैरिटी अच्छी होती है। कई बार ऐसा मिले आपके बैच में जो काफ़ी कंफ्यूज थे अपने करियर को लेके, ऑलरेडी वो साइंस बैकग्राउंड मतलब स्ट्रीम में है, लेकिन हुँ। फिर भी वो कंफ्यूज है कि क्या करना है आगे। देखो, जेन ज़ी का हमने बात करा कि दे आर स्मार्ट, दे नो व्हाट टू डू, बट एक और भी होता है एक अलग चीज़ कि बहुत लोग होते हैं स्टूडेंट जो प्रेशर में साइंस लेते हैं, अपने हम्म। फैमिली प्रेशर में। तो मैंने देखे हैं ये लोग मेरे बैचलर्स के टाइम पे भी। आई मेट मेरी क्लास की स्टूडेंट थी, शी वाज फ्रॉम सोनीपत। तो हम्म। उसको ना बेसिक, शी वाज डूइंग बैचलर्स इन लाइफ साइंसेज, बट उसको ना बेसिक ही नहीं पता था कि सेल क्या होता है या कुछ भी। तो इन क्यूरोसिटी आई जस्ट आस्क्ड हर इन अ गुड वे कि लाइक तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट भी है, लाइक यू हैव नो क्लू अबाउट थिंग्स। तो उसने मुझे सीधा बोला कि मैं कभी लेना ही नहीं चाहती थी, मेरे पेरेंट्स ने ज़बरदस्ती मेरे को दिलवाया है, क्योंकि और उनका एक ही पेटेंट आंसर होता है सबका, गलती से 10th में अच्छे नंबर आ गए। गलती से 10th गलती में, से हाँ वो ये बोलते हैं, गलती से 10th में अच्छे नंबर आ गए तो उम्मीद जाग फोर्स, गई लोगों हाँ की। फोर्स कर दिया घर वालों ने कि अब साइंस ही लेनी है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आप पहले देखो घुसने से पहले, क्योंकि आपके करियर का सवाल है। अगर आप अभी चीज़ों को एंजॉय नहीं कर रहे या नहीं समझ पा रहे, आप आगे जैसे क्या करोगे। मेरा खुद का रियल ब्रदर की मैं अगर एग्जांपल दूँ, तो उसको अब हमने नया नया पेट लिया है। एंड पहले हमारे घर में पेट से बहुत फोबिया था, डॉग्स वगैरह से। तो अब आया है तो ही इज़ लाइक खत्म लाइफ हो ऑफ गया द फोबिया तो प्लेस, पहला। ये वो, हाँ सारा फोबिया ख़त्म हो गया। तो जब हम डॉक्टर के जाते हैं, उसके वेट पे कुछ होता है, तो उनको ना इंटरेस्ट आ गया मेरे भाई को कि हाँ मुझे ना डॉग्स का डॉक्टर बनना है ये सब। एंड ही वॉज नॉट वेरी वेरी गुड इन स्टडीज़, तो मैंने स्कूल नहीं स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने उसको बस ना 2 दिन के लिए 11th की बुक दे दी साइंस की, कि एक बार पढ़ने की कोशिश कर, अगर समझ आता है तो तू मतलब ले लियो। एंड 2 दिन में जब उसने वो पढ़ी चीज़, वो मेरे पास आके बोलता नहीं मैं कॉमर्स ही लूँगा, कि मुश्किल है। तो आप पहले चीज़ को एक्सप्लोर करो, कोई भी फील्ड में घुसने से पहले एक्सप्लोर करो। जैसे मेरे को आईवीएफ में इंटरेस्ट था, बट मैंने इतनी वो नहीं करा कि यही करना है, मैं अपने ऑप्शन साथ साथ देख रही थी। मैंने साथ साथ आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट करा, मैंने हम्म। WHO मैनुअल पढ़ी थी स्टार्टिंग में कि क्या चीज़ कैसे होती है। फिर इंटर्नशिप मैंने ली कि प्रैक्टिकल थोड़ा देख लेते हैं कि कर सकते हैं कि नहीं। तो कोई भी अगर आप करियर चूज़ कर रहे हो, पहले उसका पूरा स्टडी करो, कि ये ना हो कि सिर्फ लग्जरी या फिर वो बहुत आई पीस लग रहा है, आई कैचिंग लग रहा है, तो आप उसके पीछे जा रहे हो। ठीक है, तो आप पहले उस चीज़ को स्टडी करो कि आप कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते। तो ये चीज़ है। और मैं बोलना चाहूँगी, पेरेंट्स आज आज भी है ये केसेस की प्रेशर करते हैं। पहले लगता था कि होता था, अब नहीं, आज भी है। तो इस चीज़ को थोड़ा मतलब कर दो कि बच्चे की सुन लो, क्योंकि जिसमें मन होगा, स्पेशली जो जेनजी वाले हम लोग होते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ को एंजॉय नहीं करेंगे, हम काम ही नहीं कर सकते उस चीज़ में। तो पहले आप समझो और बच्चों की भी समझो कि वो क्या कर। अब
कोई है कि अच्छे नंबर आ गए बट उसको आर्ट्स में जाना, उसका इंटरेस्ट है, बट आर्ट्स तो एक ऐसा वो हो गया ना टैबू कि अरे जो फेलियर्स है वही जाएंगे, जिनके कम नंबर है वही आर्ट्स में जाएंगे। तो उस चक्कर में पेरेंट्स नहीं नहीं कॉमर्स ले लो बट आर्ट्स नहीं लेनी, जिसमें जिसका मन है आप डिक्लेयर हो उसमें। जाता है वो पढ़ा हाँ, लिखा कम है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसी में जाओ, ये मत देखो कि एक हो गया कि साइंस नंबर 1 है, नंबर 2 कॉमर्स है, नंबर लास्ट में आपका आर्ट्स आता है। नहीं, जो जिसका जो इंटरेस्ट है आप उसमें जाओ। अब कॉमर्स में भी इतनी अच्छी फील्ड्स होती हैं, आईटी में आप जा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें खुल गई हैं। आर्ट्स में भी बहुत सारे लोग करते आर्ट्स हैं। लेके लोग पीएम बन सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, यूपीएससी करो, सब करो, बहुत कुछ चीज़ें होती है। बट एक ना वो एक ये भी, हम आईवीएफ के टैबूज की बात कर रहे हैं बट ये भी एक बहुत ही माइनर लेवल पे एक टैबू है कि जब आप बच्चों को 10th के बाद 11th में ही इतना टैबू होगा, चीज़ होगा, तो फिर आगे जाके वो क्या करेगा। बट ये वीडियो तो स्टूडेंट ही देखेंगे ना, पेरेंट्स हम्म, तो देखेंगे नहीं, तो उनको कौन बताए। दिखाए स्टूडेंट्स पेरेंट्स को कि खुद देखो, दिखाओ भाई। हाँ, कि देखो ये चीज़ हो रही है, अब देखो कि ये सुनो। स्पेशली सोनीपत वाली। हाँ, सोनीपत वाले, सच्ची में आई वॉज वेरी शॉक वो जब उसने ऐसी चीज़ बोली ना। तो और मैं थोड़ी ऐसी फैमिली से आती हूँ जो मिडिल क्लास है, बट मेरे पेरेंट्स हमेशा इस चीज़ों को ओपन रहे हैं। तो मैं तब शॉक थी कि ऐसा भी अभी होता है। तो वो मेरे लिए पहला केस था। तो तब मैंने घर में बताया भी था ऐसे ऐसे, तो लाइक हाँ होते हैं, अब कुछ लोग क्या है नहीं हो सकते। इवन मेरे पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अंदर चाहते थे, सच्ची बताऊँ, कि मैं साइंस ही लूँ, बट वो तो मेरा इंटरेस्ट था तो मैंने लिया। तो बट आजकल तो चीज़ें चेंज हो गई है, आपको वही जाना चाहिए जो आपका मन हो। मेरे हिसाब से आपके पेरेंट प्राउड करेंगे ऑनेस्टली। मैं क्योंकि जो मुझे एक वाइब्स आती है ना जब किसी से हम्म, बात करते हो, एक होता है कि डॉक्टर्स बनते हैं तो उनका एक पैशन होता है हम्म, ऑलरेडी। आपके अंदर भी सेम पैशन है, हम्म, क्योंकि कई चीज़ें हमने ऐसी भी बात की जो आपके सिलेबस में नहीं था या आगे होगा, हम्म। लेकिन आपने उसके भी अच्छे आंसर्स दिए। मैं वही कह रही हूँ ना, आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। अब हम्म। मैं इतनी वो नहीं थी कि पागलों की तरह पीछे भागो, मुझे प्रैक्टिकल भी सोचना था, इसलिए मैंने साइड बाय साइड चीज़ें सीखी, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह। कल को नहीं होता, फाइनेंशियल रीज़न है, कोई भी चीज़, आई हैव अ बैकअप। और उस चीज़ का भी मैंने, अगर मैंने इंटर्नशिप आईवीएफ में करी तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग में भी काम करा कंपनी वाह। में, मैंने दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस लिया। और मैं वही बोली, जब मैं आई वर्क कल्चर में, दोनों में, तो दोनों में डिफरेंस भी देखे, जो मैंने बताया कि हेल्थ केयर में टीम वर्क होता है और ये यहाँ पे कॉर्पोरेट में थोड़ा कम है चीज़ें, और पॉलिटिक्स दोनों ही जगह है जो भी है। बट वो आपको ना एज ए पर्सन बहुत चेंज करता है और आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस भी बहुत बढ़ाता है। कल को अगर मैं सिर्फ वही होती 12th के बाद, मतलब बस घर में पढ़ रहे हो सब है, तो शायद मैं मतलब नहीं आगे सरवाइव कर पाती चीज़ों में। मैं जब आती अपनी 25-26 में, मेरी फर्स्ट जॉब लगती, तो मैं शायद नहीं सरवाइव कर पाती। बट मैंने जब आई वॉज 18 तब से ही मैं थोड़ा वर्क कल्चर मैंने देखा, तो मुझे पता है कि कैसे चीज़ों को टैकल करना है, कैसे अडेप्ट करना है। आई नो कहाँ क्या बोलना है। पहले मेरे में नहीं था फ़िल्टर, मैं कुछ भी बोलती थी कहीं किसी के भी सामने, और तब तो सब लगता था कि हाँ मैंने ठीक बोला, बाद में जाके मुझे उसके रिपरकशंस पता लग जाते थे। अब मेरे में वो फ़िल्टर भी आया है। तो बहुत चीज़ों का एक्सपीरियंस ना सबको ले, और जेंजी सच्ची बताऊँ ले रहे हैं। आप एक कोई भी जेंजी से मिलो तो दे आर वर्किंग फ्रॉम देयर 80s। पहले होता था कि हमें कॉलेज लाइफ इंजॉय करनी है, हम्म। आजकल वो छोड़ दिया उन्होंने कि कॉलेज लाइफ ना हम 18 के बाद ही जॉब करेंगे, हमें पैसा, क्योंकि जेंजी आर लाइक कि हमें पैसा कमाना है। दे आर नॉट इन की जॉब, मतलब कॉलेज लाइफ जिए, वो तो हम जॉब के बाद दोस्तों का हारने चले जाएंगे, ऐसे बोलते हैं दिल्ली की लैंग्वेज में। तो जेंजीज में है कि उनको ना पहले से ही वर्क एक्सपीरियंस इतना आ रहा है चीज़ों का, और ऊपर से वो ना एक काम नहीं करते, मल्टीपल काम करेंगे, 2-3 चीज़ें एक साथ करेंगे। तो उनको ये भी पता है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, ये दो मेरे लिए इतना वर्क नहीं करा। तो दे डो हाउ टू फिल्टर कि उन्हें आगे करना क्या है चीज़ों को। तो एक वो भी चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। ओके। मुझे लगता है इसी तो आप बहुत आगे जाओगे आप। थैंक हम यू। दोबारा पॉडकास्ट जरूर करेंगे फिर से, और हम्म। जब आपका टाइटल आ जाएगा और कुछ जो आपको एक कहते हैं ना, एक जब किसी से जुड़ते हैं तो एक इमोशंस वगैरह आते जब हैं मेरा पर्सन। पहला पॉजिटिव केस आएगा तो वो जब एक्सपीरियंस मैं लूँगी, हाँ। कि जो मुझे खुशी होगी कि अच्छा मेरा पहला एक कपल जिस मेरे थ्रू कंसीव हुआ, तो मैं पक्का पॉडकास्ट पे वो एक्सपीरियंस शेयर करने बिल्कुल आऊँगी बिल्कुल। अपना। डेफिनेटली, क्योंकि मुझे लगता है ना वो इमोशन के आगे हर चीज़ ना, हुँ, मतलब हर चीज़ फीका है ना। हुँ, क्योंकि आपने किसी को खुशी होने का रीज़न दे दिया, हुँ, और माँ बाप, मतलब एक पेरेंट बनना तो खैर मैं खुद एक हुँ। पेरेंट हूँ तो मुझे पता है। और
नॉट इवन अगर मैं अपना इंटर्नशिप का भी एक्सपीरियंस साइड कर दूँ ना, या फिर मॉम के थ्रू भी है एक्सपीरियंस चीज़ों का कि शी इज़ इनटू 20 ईयर्स, तो मुझे पता है, वो भी बताती है चीज़ों के बारे में। मेरे खुद के ही नॉन रिलेटिव फ्रेंड्स में आई एम सीइंग आईवीएफ की हर दूसरा कोई करा रहा है। उन वो जब अपनी इमोशनल जर्नी में से, क्योंकि वैसे नहीं शेयर करेंगे रिलेटिव्स, बट मुझे पता, जब उनको पता लगता है आई एम गोइंग इनटू दिस फील्ड, तो वो शेयर कर लेते हैं। तो मुझे दिखता है कि यार this is not just about the physical pain but it's more about emotional trauma a person goes through। कि एक होता है ना, नई कंसीव हो रहा, बट उनको ना सोसाइटियल प्रेशर इतना होता है, फैमिली प्रेशर इतना होता है, इतनी चीज़ें सुननी पड़ती है, और बहुत आसानी से ना फीमेल को बोल दिया जाता है कि यू आर नॉट गिविंग द बेबी। दे डोंट वांट टू सी द प्रॉब्लम कहाँ है। हो सकता है फीमेल में ही हो, बट एक वो होता है ना कि हाँ साइकी की, हाँ, पहले तो फीमेल को ही बोलेंगे, और सबसे ज़्यादा वही ज़्यादा सुन रही होती है चीज़ें। और मैं अपने मेरे खुद के वेरी क्लोज रिलेटिव आई वुड से कि आई थिंक जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, वो तब से आईवीएफ ट्राई कर रहे हैं, उनका आज तक बेबी नहीं हुआ है। उफ, आज तक नहीं हुआ है, वो आज तक ट्राई कर रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि मैं इस फील्ड में जा रही हूँ और मैं ऐसा केस भी देख रही हूँ, तो मतलब बुरा लगता है चीज़ों को देख के। और ये भी रीज़न था कि ये अब लक कह लो कि मेरे को ऐसे ही रिलेटिव्स में भी लोग मिले, या बोल सकते हो कि इतना कॉमन हो नियति गया है। नियति। हाँ, तो इतना मैंने चीज़ों को मॉम के थ्रू भी ये सब स्टोरीज भी सुनी, मैं इतना इमोशनली हो जाती थी कि मुझे लगता था इसी फील्ड में जाना है, क्योंकि वो ही था कि हमेशा ऐसे ही लोग मिले मुझे फिर बात करते हुए भी चीज़ों में, और मैं देख रही हूँ कि इमोशनल है, रो रहे। इवन पहले जब इस घर में भी रहते, उनके जो मेरे नेबर थे, दैट लेडी यूज टू क्राई आफ्टर द हस्बैंड यूज टू गो ऑन द वर्क, कि उसका ऑलरेडी एक बेबी था, वो सेकंड बेबी नहीं दे पा रही थी, वो कंसीव नहीं, क्योंकि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी भी एक चीज़ होती है कि फर्स्ट बेबी हो गया, सेकंड में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको लेके वो फैमिली इतना ज़्यादा उस लेडी को गंदा से ट्रीट करते थे, तो वो आके हमारे घर रोती थी कि ऐसे ऐसे मुझे बोल रहे हैं, ये है वो है। तो ये चीज़ें ना मैंने स्टार्टिंग से देखी है, बचपन से, तो आई फील वेरी इमोशनली। मेरे साथ बंद करो यार, पता है क्यों? क्योंकि अगर एक, मतलब इस एज में अगर कोई लड़की देख रही है ये चीज, तो ऑब्वियसली क्या सीखेगी आगे चल के? ये तो है, बट लकीली मेरे फैमिली हमेशा से ओपन माइंडेड और ऐसे रहे हैं कि मैंने कभी इतना चीज़ों को वो नहीं देखा है, बस जो मुझे करना है मैंने करा है, बट उस चीज़ का मैंने मिसयूज़ भी नहीं करा है कभी। तो इस वे में मैं तो लकी रही हूँ, बट आसपास के एक्सपीरियंसेस मैंने देखे तो बुरा लगता था, तब मुझे लगा कि हाँ, इस फील्ड में जाके हेल्प करनी है लोगों की, और कर सकते हैं क्या पता आगे जाके।